हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। नमस्कार आप सभी को। आ जाओ बेटा, पधारिए फटाक से। और चीजों को जहां तक हमने किया था उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे। देखो जी प्रदोष, लास्ट जो हमने किया था बच्चे, वो किया था प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट, है ना। तो लास्ट हमारा प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट ही हुआ था कि अगर हम मेन हेडिंग की बात करें बेटा, हमारी मेन हेडिंग क्या थी। देखो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, वो स्टूडेंट जिन्होंने पुत्र जी प्रोनाउन की पहली 2 या 3 क्लास हो गई है हमारी, वो क्लासेस अगर नहीं लिखी है, ठीक है, मतलब नहीं अगर अटेंड की है, तो बेटा इस क्लास में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, अभी क्लास आप देखिए लाइव, लेकिन बच्चे पहले की जो प्रोनाउन की क्लासेस हैं उसको आराम से देखकर, आराम से उसके नोट्स बनाकर, ठीक है, फिर पूरा का पूरा कंप्लीट इस क्लास तक कर कर तब कल की क्लास आप देखिएगा। ठीक है, तो आज भर में पिछली क्लासेस जो आपकी मिस हुई है टेंस इसके प्रोनाउन की, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसकी बात करें बेटा आपका प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट की, तो मैं ये आपको ये पढ़ा रहा था और प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट हमने किया था बिल्कुल जी खत्म। ठीक है, फिर मैंने आपको एक बात कही थी उस क्लास में कि बेटा अगली क्लास में मैं आपको यूज ऑफ देयर बताऊंगा। याद आया? 3 क्लास हो गई है प्रोनाउन की। ओके बेटा, मैंने कहा था मैं आपको छोटे से रूप में यूज ऑफ देयर बताऊंगा आज की क्लास में, फिर हम आगे प्रोनाउन में पढ़ेंगे। ठीक है, यूज ऑफ देयर छोटा सा था एक। हाँ बेटा, वो एक एग्जाम्पल में देयर यूज हुआ था और मैंने कहा था इसको मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस एक बार बता के चलूंगा। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे बेटा कल लास्ट क्लास में, मतलब कल नहीं, टेक्निकली लास्ट क्लास में अगर एग्जाम्पल्स देखें तो। और ये एग्जाम्पल थे, है ना। देखो ये रहा वेंट, मैंने यहां जो है देयर एडवर्ब बताया था, और इसी देयर का मैंने कहा था आपको एक बार मैं जिक्र करूंगा। एक ये था हमारा फाइल और यहां से कॉन्सेप्ट चालू था। ठीक है, डन बेटा, बहुत बढ़िया। आइए छुटको, फिर इसी तरीके से जब आप ये कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन बेटा फिर बनाने में मजा आएगा, तो कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए कॉपी करना बेटा, साथ साथ कॉपी करते चलिएगा रजिस्टर में, साथ साथ समझते चलिएगा। ठीक है बच्चा। देखो भाई, जो ये देयर होता है ना बेटा, जो आप THERE पढ़ते हैं, ठीक है, ये देयर आपको 2 काम करते हुए नजर आता है। एक तो बेटा ये काम करता है एडवर्ब ऑफ प्लेस का, है ना। एक तो ये काम करता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसका मतलब आपको ये दिखेगा बेटा कि ये प्लेस के बारे में जानकारी देता हुआ आपको नजर आ रहा है, कहां गया था, वहां गया था, कहां गया था, ये करने गया था। तो ये प्लेस के बारे में आपको जानकारी देता हुआ नजर आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। इसलिए आप इसको लास्ट क्लास में लिख रहे थे कि कहां गया था, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, वो वहां गया था। सो जब आपने ये लिखा ही वेंट देयर, वो वहां गया था, तो आप ये समझ पाए जो वेंट है बेटा वो अपने आप में एक्शन है, और वेयर का रिप्लाई है तो अपने आप में ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। चलो जी, बहुत आसान हो। लेकिन अगर इसके आगे की कार्रवाई देखें तो बेटा हमें यह समझ आता है, अगर मैं इस देयर को एक दूसरे रूप में देखूं, दूसरा एक छोटा सा रूप बेटा इसका, वो आपको दिख जाएगा एक सब्जेक्ट के तौर पर, जिसको आप बेटा डमी सब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें ये देयर क्या करता है बच्चे, अपने आप में टू इंट्रोड्यूस द मेन सब्जेक्ट। बेटा ये मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, टू इंट्रोड्यूस द मेन सब्जेक्ट। ये मेन सब्जेक्ट में, ठीक है, मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। कैसे यूज होता है, चलो इसको एग्जांपल से समझिए बेटा। आपने एक बात बोलनी है, एक एक
बुक है टेबल पर, एक बुक है टेबल पर, तो आपने बोला देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। आपने क्या बोला बेटा? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। और मैंने यहां ऑप्शन दिया देयर आर अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज या देयर आर अ बुक ऑन द टेबल, एक किताब है टेबल पर। मैंने आपको दो ऑप्शन दी, एक किताब है टेबल पर, तो आप क्या बोलोगे? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल या देयर आर? तो आपने कहा सर किताब एक ही है तो ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो देयर है सिर्फ इस किताब को इंट्रोडक्शन देने के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब जो मेन सब्जेक्ट हुआ वो कौन हुआ बेटा? बुक हुआ। ये तो सिर्फ इसको किसके लिए आ रहा है, किस तौर पे आ रहा है? इंट्रोड्यूस करने आ रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताने के लिए। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, और देर का कोई मीनिंग नहीं है बेटा। आप बोलोगे टेबल पर किताब है, देर का बेचारे का कोई मीनिंग नहीं। इसलिए मैंने इसको क्या बोला बेटा? डमी। जब आप दुकान में जाते हैं, फोन की दुकान पे चले गए, कहीं भी चले गए, तो आपको ओरिजिनल पीस ना दिखा के वो क्या दिखाता है? डमी। डमी का मतलब क्या है कि मेन तो अलग है भाई, ये तो बस उसकी तरह दिखता है। इसका मतलब ये सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करता है बेटा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोल देते हैं इसको, टू इंट्रोड्यूस करना बोल देते हैं इसको, डमी सब्जेक्ट बोल देते हैं कि डमी का काम करेगा, मेन काम नहीं करेगा। इसलिए बेटा इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल, डिपेंड करेगा नाउन पर। अगर मैं आपको फिर से क्वेश्चन दूं, देयर इज या देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ किताबें हैं। अब क्या करेंगे आप बोलेंगे सर सम बुक्स टेबल पर कुछ किताबें हैं। हाँ, अब ज्यादा हो गया सर, ये प्लूरल हो गया। हाँ, तो आप इसी के हिसाब से अब क्या लगा दोगे? आर। अब इसका पत्ता साफ, अब हो जाएगा बेटा देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, करेक्ट। तो इसका अपना रोल कोई नहीं। दूसरी बात बेटा, एक और छोटी सी, एक होता है THEIR, देयर। वेरी गुड, ये बेटा पोजेशन को दिखाता है, ठीक है। जैसे दे आर डूइंग देयर या देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं। सो ये जो दे होता है इसकी पोजेशन कौन दिखाता है बेटा? देयर, ये देयर नहीं। सो दे आर डूइंग देयर वर्क, ये डिफरेंस होता है। तो बहुत आसान था बेटा, चलो कॉपी कर लो फटाक से। अब हमें आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कॉपी बेटा साथ साथ करते चला करो, साथ साथ समझते चला करो। आगे क्या पढ़ना है सर हमें? ठीक है, आगे क्या पढ़ना है, कैसे चीजों को टैकल करना है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा। एक सिंपल सी, ठीक है, एक बात हुई कि जब भी आप देर का यूज करते हैं तो एक ये फंक्शन हो सकता है, एक ये फंक्शन हो सकता है। तो बेटा आप क्या कहोगे? एक ये फंक्शन हो सकता है, दूसरा फंक्शन ये हो सकता है, और तीसरे पॉइंट में आपने स्टार लगा के ये बात जाए। आगे क्या बात है? अब मुझे याद करो बेटा, मतलब क्लास को एक बार बताओ, हमने मेन चीज क्या सीखी थी? सर हमने पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट किया था। और बेटा जी पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हमने क्या चालू किया? आपने बोला सर हमने चालू किया था हाउ टू यूज सब्जेक्टिव केस और हाउ टू यूज ऑब्जेक्टिव केस। हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस चालू किया। बेटा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या पढ़ा? सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में हमने सबसे पहले जो चीज पढ़ी वो ये पढ़ी थी कि वर्ब का सबसे बड़ा रोल है, तो हमने वर्ब कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हमने देखा बेटा प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? प्रेपोजिशन पढ़ाया, ठीक है, प्रेपोजिशन के बारे में बताया, ठीक है। फिर उसमें एक देर का जिक्र आया, वो देर मैंने बता दिया। अब बेटा तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करोगे, इसका मतलब आप यहां पर लिखोगे थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? थर्ड कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। क्या हेडिंग बनाओगे? कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट बनेगा मेरे बच्चे कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। तो चीजों को समझ के चलोगे फायदे में रहोगे। रूल पढ़ोगे बेटा, रूल पढ़ने वाले सारे बच्चे फेल होते हैं। वो रूल रट लेते हैं बेचारे, पेपर में कोई रूल दिखता नहीं है, रूल पे क्वेश्चन आया तो बनेंगे बेचारों के, नहीं आया तो नहीं बनेंगे, वो फेल हुए घूमते बेचारे। उनको कुछ पता ही नहीं होता कहां क्या हो रहा है, वो रट लेते हैं। ऐसा दिखे तो ऐसा होता है, देर के बाद इज यार दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अबे क्यों कर सकते हैं? झीकना है ना बेटा। वो रटते हैं बेचारे, वो बेवकूफों की तरह, गधों की तरह रटते हैं, फिर पढ़ने का क्या फायदा? तुम इंसान थोड़ी ना हो।
फिर तो इंसान तो हो ही नहीं बेटा तुम, ये तो सीधा रटो। कहते देर के बाद इजार दोनों आ जाएगा। अरे सीखो ना क्यों आ रहा है, क्या है देर का काम, क्या करता है वो, इंट्रोडक्शन देता है किसका बेटा, मेन सब्जेक्ट का। तो ये मेन मालिक ही नहीं बना, तो चीजों को पता होना चाहिए कौन सब्जेक्ट बन रहा है वहां कौन नहीं बन रहा है, चीजों को लॉजिकल सीखना, इसलिए बेटा बहुत काम आता है आपके। ठीक है चलो, अब कौन सा कॉन्सेप्ट है, 3, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ वन, जो बाकी हमारा बचा था। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे जो है आपका इफेक्ट डालते हैं। देखो बेटा, जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो पुत्र सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करोगे, सब्जेक्ट से करोगे। अच्छा बेटा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे करोगे, ऑब्जेक्ट से करोगे। क्यों, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या पुत्र जी, आप किलोग्राम को ग्राम के इक्वल कर सकते हो, आपने बोला सर बिल्कुल गलत है। भाई यूनिट सेम होगी, यूनिट तो सेम होनी चाहिए, अलग अलग है तो कैसे हो जाएगा। वैसे ही मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर एक सब्जेक्ट है तो दूसरा भी सब्जेक्ट होगा, तभी तो कंपैरिजन होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट होगा, तभी तो कंपैरिजन होगा। ठीक है चलो मैं समझाता हूं कैसे, कॉपी नहीं करना, मैं समझाता हूं कैसे। बेटा एक है रोहन, एक है सोहन, बताओ कौन सा तेज दौड़ता है। तो मैंने बोला यार रोहन तेज दौड़ता है, रोहन तेज दौड़ता है, तो बेटा दौड़ाना तो सोहन को भी पड़ेगा भाई, तभी तो बोलेंगे ये भी दौड़ेगा मतलब ये भी रन करेगा, ये भी दौड़ेगा मतलब ये भी रन करेगा, दोनों दौड़ेंगे, फिर देखेंगे बेटा कौन सा ज्यादा तेज दौड़ा, मतलब वो काम तो दोनों को करना पड़ेगा ना बेटा। इसका मतलब वहां सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, देखो यहां पर है पापा तुम्हारे, यहां पर हो तुम, ठीक है, और यहां पर है तुम्हारा भाई। हाँ, अब पापा ने किसको ज्यादा कूटा पापा ने किसको ज्यादा कूटा, तो बेटा कुटाई तो दोनों की करानी पड़ेगी पापा तुम्हें भी कूटेंगे, पापा इसे भी कूटेंगे, मतलब जब पापा तुम्हें कूटेंगे तुम ऑब्जेक्ट, और पापा जब भाई को कूटेंगे तो भाई ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहां खाली पापा है। हाँ, तो पापा ने तुम्हें भी कूटा, पापा ने भाई को भी कूटा, फिर मैंने बोला तुम्हारी ज्यादा कुटाई हुई। तो बेटा तुम्हारा और भाई का कंपैरिजन था किसको लेकर, कुटाई को लेकर, लेकिन कुटाई तो दोनों की हो गई, तभी तो ज्यादा कुटाई किसकी हो गई वही बता पाओगे। इसका मतलब बेटा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हुआ। वेरी गुड, उल्टा तो नहीं हो सकता ना बेटा। अब एक बात बताओ, ठीक है एक बात बताओ बेटा, क्या यहां पर पापा और तुम्हारा कंपैरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हम तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, वो गिवर है तुम रिसीवर हो कोई नहीं। वेरी गुड, इसलिए बेटा कंपैरिजन जो होता है वो पैरेलल कंपैरिजन होता है। ठीक है, वो ऐसे कंपैरिजन नहीं होता, आप उसमें पैरेलल कंपैरिजन करके चलते हैं, फिर देखते हैं भाई साहब किसकी ज्यादा कुटाई हुई, और फिर हम देखते हैं बेटा कौन ज्यादा तेज दौड़ा। इसीलिए मैंने कहा बेटा सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा। इसका मतलब सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस से और ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से, ठीक है, कंपैरिजन होगा, है कि नहीं। आ जाओ पुत्र, अब हमने क्या करना है इसके देखते हैं किस तरीके से पेपर में आएगा। लेकिन बेटा जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दो केस में पूछा जाता है। पहला केस होता है बेटा दो लोगों के बीच कंपैरिजन, और दूसरा केस होता है अगर तीन लोगों के बीच कंपैरिजन हो जाए तो पहले मैं आपको इन दोनों केसेस को क्या करूंगा, अलग अलग करा दूंगा, ताकि खिचड़ी ना पके और आपके दिल तक ये चीज पहुंच जाए। सो पहला आप लिखोगे बेटा केस नंबर 1। केस नंबर 1 में अगर आप प्यारी सी बात लिखोगे, केस नंबर 1 में आप लिखोगे 2 पर्सन्स या 2 पीपल। अगर दो लोग हों तो हम कैसे कंपैरिजन को पहचानते हैं, कैसे करते हैं, और उसे मैं इतना डीपली आपको पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा बच्चे। कैसे, देखो हम क्या करते हैं बेटा, मैंने एक बात लिखी, ही इज, हाँ, एज रिच एज, ही इज, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना, ही इज एज रिच एज आई, या ही इज एज रिच एज मी। अब आपसे मैंने ये पूछा बेटा, ही इज एज रिच एज आई या ही इज एज रिच एज मी। मैंने सिर्फ एक बात ये लिख दी, मैंने बच्चे से पूछा। तो अब बात करते बेटा पहले रूल की। रूल कैसे रटता बच्चा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, हाँ ये जान लेगा, कहेगा ये सब्जेक्ट है, हाँ तो इधर भी सब्जेक्ट आ जाएगा, आई आ जाएगा, मी नहीं आएगा। जैसा कि आप लोगों ने आंसर कर दिया, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं पता है ये क्या हो रहा है बेटा।
आपको ये बात पता है मेरे बच्चे? इसको बोलते हैं अधूरा ज्ञान। आपको मेरे बच्चे कुछ भी नहीं पता है क्या हो रहा है। हो सकता है कई बच्चों को इसका मीनिंग भी ना पता हो, लेकिन वो रट्टा मार लेते हैं पुत्र जी, और वो रूल से रट लेते हैं, टीचर भी रटा देते हैं। लेकिन वो टीचर पहले चला करते थे, बंद हो चुके हैं उनकी दुकानें, ठीक है। और वो बच्चे भी इतनी बार फेल हो गए बेचारे रूल वाले, अब वो घबरा गए, अब वो भी पढ़ने पे आ गए, ठीक है। डन, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है, चलो बेटा इसको सीखते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया जो आई आया, ऐसा क्या हो गया जो ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। ऐसा क्या हो गया जो मी नहीं आया। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन, तो ही क्या है बेटा, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, वेरी गुड। अगर ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, तो बेटा ये भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आपने इसे आंसर कर दिया, ये आंसर तो आ गया, लेकिन इसको जानते बेटा ऐसा क्यों हो। तो आप क्या करोगे, एक बात को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्या सीखने की कोशिश करोगे कि आप इस सेंटेंस को एक बार लिखने की कोशिश करना बेटा। ही इज एज रिच एज, हाँ, ही इज एज रिच एज, वो उतना अमीर है जितना कि मैं, वो उतना अमीर है जितना कि मैं हूं। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही तो हुआ मेरे बच्चे कि वो भी रिच है, हाँ, और मैं भी रिच हूं। ऐसे लिखना बेटा अपने साथ साथ, हाँ, दोनों बराबर अमीर है। ही इज रिच, आई एम रिच, और दोनों क्या है बेटा, बराबर। इस बात का मेरे बच्चे यही तो मतलब हुआ। वेरी गुड। लेकिन इसे और ज्यादा टेक्निकल, ठीक है, वेरी गुड, इससे और ज्यादा टेक्निकल क्या हुआ बेटा, इससे और ज्यादा टेक्निकल हमें बात ऐसी देखनी पड़ेगी कि इसको सर और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कैसे सीख सकते हैं। उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। आपको एक छोटा सा बेसिक बताऊंगा बेटा, उसको ध्यान से सुनिएगा, कॉपी नहीं करना है, ये रफ है बच्चे। जब आप कोई भी एडजेक्टिव लिखते हो, जैसे आपने एक सेंटेंस में लिख दिया बेटा रिच, वो अमीर है, हाँ, तो जब आप ये बोलते हो बेटा वेरी रिच, अरे वो तो बहुत अमीर है, ये वेरी क्या होता है, अब उसको हम जान लेते हैं बेटा। याद रखिएगा, जो एडजेक्टिव में भी छेड़खानी कर दे मेरे बच्चे, हम उसे एडवर्ब कहते हैं। जो एडजेक्टिव को भी एम्फेसाइज कर दे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। डन, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ, जो ये रिच एडजेक्टिव है और आप बचपन से बोलते हो ना वेरी रिच, तो वेरी क्या है बेटा, एडवर्ब है। कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा, कॉपी नहीं करना है, ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूं चीज। तो रिच, वेरी रिच, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अगर मैं ये कहता हूं बेटा सो रिच, सो भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये तुम एडवर्ब बोलते हो बेटा जो इनसे पहले बोल देते हो। मैंने बोल दिया टू रिच, तो टू क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सो एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब, तो आप बोलते हो ना वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, तो वेरी तो एडवर्ब हो गया। सो गुड, सो तो एडवर्ब हो गया। आपने बोलते वेरी हॉट, एडवर्ब हो गया वेरी। सो बेटा एडवर्ब क्या करती है, एडजेक्टिव में भी छेड़खानी करती है, ठीक है। अब हर एडवर्ब का अपना एक क्या होता है बेटा, नेचर होता है। जैसे आप वेरी बोलते हो, वेरी का मतलब क्या होता है, उस बात को लंबा चौड़ा बढ़ा के बोल देगा, उस बात को एम्फेसाइज कर देगा, उस बात पे ज्यादा जोर दे देगा। जैसे थका हुआ, मैं बहुत थका हुआ हूं, बस। वो अमीर है, वो बहुत अमीर है, बात को एम्फेसाइज कर देगा। तो हर एडवर्ब का अपना क्या होता है बेटा, लहजा होता है कि किस तरीके से वो यूज होती है। सर आप हमें ये क्यों बता रहे हो, देखो बच्चे, आपने यहां तक कंपैरिजन कर लिया, मतलब यहां तक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो मैं नीचे लिख रहा हूं, ये दोबारा लिखना है बेटा, ये चीज दोबारा लिखनी है। सपोज करो मेरे बच्चे, अगर मैं एक सेंटेंस में ये बोल रहा हूं ही इज एज रिच, हाँ, और इतना सेंटेंस बोल के मैं रुक जाऊं, ही इज एज रिच, और मैं इतना सेंटेंस बोल के रुक जाऊं, तो आपको क्या लगेगा, यहां तक के सिस्टम को समझो बेटा। रिच एडजेक्टिव हुआ, हाँ, ये वर्ब हुई, वेरी गुड, और ये क्या हुआ बेटा, सब्जेक्ट हुआ। अमीर कौन है, ही अमीर है, तो अगर ही अमीर है तो भाई साहब रिच तो एडजेक्टिव हो गया। हाँ, मुझे बताओ बेटा फिर इसमें एज क्या है। अगर मैं बोल रहा हूं वेरी रिच, सो रिच, टू रिच, एज रिच, तो एज भी क्या है, एडवर्ब है। इसका मतलब बेटा ये इस एडजेक्टिव में छेड़खानी कर रही है, तो ये एज भी अपने आप में क्या बना बेटा, एडवर्ब बना मेरे बच्चे। तो क्या हो गया, ही इज एज रिच, तो एज क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। अच्छा बेटा, अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना ही छोड़ दूं, सिर्फ इतना ही छोड़ दूं, तो क्या सेंटेंस कंप्लीट है, इनकंप्लीट हो जाएगा। यार ही इज वेरी रिच, तो सही है। ही इज एज रिच, वो इतना अमीर है, कितना, एक्सप्लेन तो करो। अगर आप इसको इतना ही छोड़ दोगे तो आप क्या बोलोगे बेटा, कंप्लीट है या इनकंप्लीट है। आप बोलोगे सर इनकंप्लीट है, बात तो पूरी करो, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर इनकंप्लीट हो गया।
तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करा, फिर दोबारा कॉपी करोगे बेटा, हर चीज लिख के चलनी है। तो हमने देखा सर जब हम ही इज एज रिच लिखेंगे, हाँ, तो हमें समझ आया रिच एडजेक्टिव है, हमें समझ आया कि एज एडवर्ब है, ये क्या है वर्ब है, ये क्या है सब्जेक्ट है, सब समझ आया। तो इसे मुझे अब आगे एक्सप्लेन करना है। जब मैंने इसे आगे एक्सप्लेन किया तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ऐसे लिख दिया ही इज एज रिच एज आई एम रिच। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या लिखा, ही इज एज रिच एज आई एम रिच। मैंने इसे पूरा लिख दिया। अब ये पूरा लिखने के बाद बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, फिर मैं अपने आप प्रूव कर दूंगा ये कैसे आया। तो मैंने पूरा लिख दिया बेटा उसको, ही इज एज रिच एज आई एम रिच। बनी ना बात, मैं उतना ही अमीर हूं जितना वो उतना ही अमीर है जितना मैं अमीर हूं, वो उतना ही अमीर है जितना मैं अमीर हूं। बात पूरी हुई। जब वो बात पूरी हुई तो हमें क्या समझ आया बेटा कि हम इस रिच को गायब कर देते हैं। क्यों, अरे यार रिच रिच बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है, क्यों, अरे वो तो सेंस पूरी हो जाएगी। तो क्यों ना इसको सिर्फ मैं इतना ही छोड़ दूं बेटा सेंटेंस को, और मैं लिख दूं ही इज एज रिच एज आई एम, ही इज एज रिच एज आई एम, सिर्फ इतना रोक दूं। तो यहां पर क्या हुआ बेटा कि ये मैंने आई लिखा, तो ये आई क्या बना मेरे बच्चे, आपने बोला सर आई सब्जेक्ट बना, मैंने बोला वेरी गुड, ये क्या बनी, वर्ब बनी। तो मैं हूं अमीर, तो अमीर क्यों नहीं लिखने की जरूरत, सर पहले बात हो गई। तो आपने इतना लिख के छोड़ दिया, आपने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया, और आपने इसको लिख दिया बेटा ही इज एज रिच, हां, एज आई एम, वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं हूं। बात तो पूरी होगी। लेकिन अब हमारे दिमाग ने काम किया, सर ये वाला एज क्या है इधर। मैंने बोला बेटा चलो फिर से खोपड़ी को दौड़ाओ और आप एक नतीजे पर पहुंचोगे मेरे बच्चे। नतीजा क्या पहुंचोगे, अगर आप इस सेंटेंस को जज करें तो एक सेंटेंस तो ये हो गया ही इज एज रिच, हाँ, और एज आई एम एक सेंटेंस ही हो गया। क्यों, अरे मेरे बच्चे एक वर्ब एक सब्जेक्ट, एक वर्ब एक सब्जेक्ट, तो वर्ब सब्जेक्ट एक सेंटेंस, वर्ब सब्जेक्ट एक सेंटेंस, दो सेंटेंस हो गए, करियर। फिर मैंने इसको देखा तो इन दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो बेटा ये क्या बन गया, कंजंक्शन। वेरी गुड, ये कंजंक्शन बन गया। अच्छा बेटा दोनों को जोड़ रहा है, हाँ, तो कंजंक्शन हो गया। कैसे जोड़ रहा है, नॉर्मल या कंपैरिजन करते हुए, कंपैरिजन करते हुए। सो मेरे बच्चे ये अपने आप में क्या बना, कंपैरिजन कंजंक्शन बना। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि पहले वाला एज देखें तो वो एडवर्ब बना, दूसरे वाला एज देखें तो वो कंपैरिजन कंजंक्शन बना। और हम इसे कैसे रट लेते हैं, ही इज एज रिच एज आई एम, ही इज एज रिच एज आई एम। तो उसको थोड़ा डीपली सीखोगे आपको मजा आ जाएगा। तो बेटा ये हुआ कंप्लीट सेंटेंस, ये हुआ कंप्लीट सेंटेंस। क्या बना, ही इज एज रिच एज आई एम। अब दूसरी बात को सुनेगा बेटा, तो ये सेंटेंस पेपर में सही हुआ, हाँ, लेकिन क्या हुआ कि बेटा आप क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट लिख रहे हो, वर्ब लिख रहे हो, फिर एडवर्ब है, सारी चीजें आपने लिख ली। हाँ, मैंने बोला तुमने रिच को गायब किया ना, तूने रिच उड़ा दिया ना, हाँ यार तू ऐसी एम को भी तो हटा सकता है। मैंने बोला क्यों, देख बेटा ये आई जो होता है ये स्पेलिंग में सब्जेक्ट वाली स्पेलिंग है, ये इसकी ऑब्जेक्ट वाली स्पेलिंग है। तो ये सब्जेक्ट वाली स्पेलिंग है, ये ऑब्जेक्ट वाली स्पेलिंग है। हाँ, तो मैंने कहा वर्ब लिखने की क्या जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आपने इसको क्या लिखा बेटा, और आप इसी सेंटेंस को क्यों ना ऐसे लिख दो, ही इज एज रिच एज आई। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या किया, ही सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये एडवर्ब हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, ये कंजंक्शन हुआ। हाँ, तो इसकी जो एम वर्ब है, हाँ, उसको हमने क्या कर दिया, हिडन। हिडन मतलब छिपा दिया। क्यों, क्यों, क्योंकि बेटा वो क्या है, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड का मतलब क्या है, अरे अंडरस्टूड है भाई साहब, वर्ब तो हो गई अगर ये सब्जेक्ट है। तो इस पर आप ऐसे सर्कल कर लो। वेरी गुड। तो हमने क्या बोला बेटा, ही इज एज रिच एज आई। इसीलिए बच्चे तुमने छोटे रूप में क्या देखा, अरे सब्जेक्ट का कंपैरिजन है, हां, तो सब्जेक्ट से ही होगा। हां, तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से ही होगा, इसलिए आई आ गया। लेकिन मेरे बच्चे, हां, लेकिन मेरे बच्चे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा होगा। क्या पता पुत्र जी पेपर में आप ये ढूंढते रह जाओ और पेपर में आई एम दे दो।
अब सवाल पैदा हुआ बेटा मी क्यों नहीं आया, अरे मी एम थोड़ी ना हो जाएगा, मी एम बेटा वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होगा, ऑब्जेक्ट थोड़ी ना चाहिए होगा। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्या होता है बेटा, पेपर में अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, ये भी दे दे और ये भी दे दे, तो आप किसे चुनोगे, आप इसे चुनोगे बेटा जो कंप्लीट बात है, उस पर 3 टिक कीजिएगा, इस पर सिंगल। इसको पहली प्रायोरिटी देते हैं बेटा और उसको दूसरी प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, इसको पहली प्रायोरिटी देते हैं और इसको दूसरी प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब अपने पुत्र को बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाऊंगा जिससे कि तुम एकदम कंफर्टेबल हो जाओ और बोलो हाँ सर अब और ज्यादा बेहतर समझ आ गया। तो समझ तो तुम्हें अब भी आया बेटा, लेकिन अब और बेहतर आएगा और थोड़े एग्जाम्पल हो जाएं तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो बेटा, ठीक है, आप क्या करो, इसको एक बार यहां तक कॉपी करो, फिर मैं और एग्जाम्पल लिखवाऊंगा और देखना इस बार मैं नहीं आप खुद बताओगे सर यहां ये आ रहा है और ये कारण है। तो क्या है, जब आप ऐसे रीजन जान के पढ़ने से क्या फायदा होता है, ठीक है, रीजन जानने से फायदा ये होता है बेटा कि आपको कई सारी चीजें पता चलती हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता चलती है और अब इसी चीज को आप जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। अब एक काम करो, कॉपी हुआ और एग्जाम्पल लिख दो मैं अब इसके, बेटा यूज ऑफ बट बाद में कराऊंगा, हर बैच में मशीन नहीं हो ना, मैं सेम चलूंगा। और यही मूर्खता की वजह से मैंने कहा था ना कि वीओडी को और लाइव को मिक्स मत करना। उस बैच में जो बात मैंने दूसरी क्लास में बताई हो, क्या पता आपके बैच में वो चौथी क्लास में रिलेट करे, चौथी में बताऊं तो क्या करोगे पागल, या तो वहां का रह ले या नया का रह ले, दो नावों में सफर करेगा डूब जाएगा। चलिए आओ छोटू, देखना बेटा, अगर मैं आपको ये बोल दूं बेटा ही इज एज टॉल एज, हा आई मैंने दे दिया और मी दे दिया, ही इज एज टॉल एज आई या ही इज एज टॉल एज मी, तो आपको तुरंत याद आएगा देखो सर अब हमें पूरा पता है, ही इज वो है, एज टॉल उतना ही टॉल जितना कि सर मैं हूं, या तो आप आई लिखोगे, मी तो गलत हो गया, और क्या लिख सकते हो बेटा पेपर में इंप्रूवमेंट आई एम, और इसको हम पहली प्रायोरिटी और उसको दूसरी देते, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे देखिएगा, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, ठीक है, ही या हिम, बताओ बेटा क्या आएगा, क्या है बेटा, ही इज नॉट एज या आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, मतलब अब मैंने उसको नेगेटिव कर दिया, मैं उतना मजबूत तो नहीं, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ही या हिम, करेक्ट। अब आ गया ना बेटा, देखो कंपैरिजन किसका है, आई का है सर, किससे है बेटा, ही से है, या तो ही लिख दे मेरे बच्चे या ही इज, है ना, पहली प्रायोरिटी इसको, देखो हो गई प्रैक्टिस। चलो छोटू एक क्वेश्चन और बेटा, मैंने बोल दिया शी इज नॉट सो रिच, शी इज नॉट सो रिच एज, ठीक है, आई और मी, शी इज नॉट सो रिच एज आई या मी, बहुत बढ़िया बेटा, क्या आ गया, आई या आई एम, जितना कि मैं अमीर हूं, ठीक है। चलिए तो ये तो हुआ बेटा बहुत आसान काम, इसको आप पहली प्रायोरिटी दोगे बेटा, उसको दूसरी, तो ये तो बहुत आसान काम हो गया अब तो आपके लिए, लेकिन आपने इन चीजों को जान भी लिया। तो बेटा आपने क्या जाना, आपने एक बहुत अच्छे से चीजों को समझा। अच्छा बेटा इसमें बताओ, ही इज नॉट सो रिच, तो अमीर, रिच क्या हुआ बेटा, एडजेक्टिव हुआ, सो रिच तो सो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ बेटा, ये क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ मेरे बच्चे। ये नॉट भी एडवर्ब होती है बेटा, क्योंकि ये भी उसी को अमीरी को नेगेटिव कर रही है, नॉट भी एडवर्ब है, ठीक है बेटा, सो भी एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है। तो एक एक चीज की बाल की खाल निकाल के पढ़ो बेटा, उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इंग्लिश में और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मेरे बच्चे एक बात बताइए, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, आ जाओ आपको एक प्यारी सी बात बताता हूं बेटा। अभी अपने मेंस के बच्चों के लिए
मैं एक चीज करा रहा था, आपने भी वो हो सकता है यूट्यूब पर ली हो। ये मैं क्वेश्चंस करा रहा था बेटा, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करा रहा था। तो इन क्वेश्चंस में क्या देख रहे हो आप सर? अच्छा, आप इन क्वेश्चंस में एक चीज कर रहे हो, ठीक है। हाँ, कैसे? ध्यान से देखना, इन क्वेश्चंस में आपको डेट लिखी हुई नजर आ रही है, देख रहे हो? हर एक क्वेश्चन देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन में आपको डेट लिखी हुई नजर आ रही है बेटा, डेट लिखी हुई नजर आ रही है। आपने बोला हाँ सर, हर एक क्वेश्चन में एक डेट है, देख रहे हो? हर क्वेश्चन में एक डेट है। वेरी गुड। और वो डेट आपको नजर आ रही है सीजीएल टीयर 2, जो इतनी डेट पे हुआ था। ये सीजीएल टीयर 2 2020 का पेपर है बेटा, जो हुआ था 2022 में। सो पुत्र, आप थोड़ा सा एक एज्यूम करके देखिए, आपका जब सिलेबस हो जाए और आपको बोलूं मैं, आ पुत्र प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस को देख, हाँ, और मेरे से पहले तू जवाब दे, और तुम जवाब दो। और आपने क्या किया? हर क्वेश्चन का जवाब दिया। सपोज आपने मेरे बच्चे 2020 का एक पेपर ले दिया मैंने आपको, एसएससी सीजीएल, सपोज जिसका आपको भी एग्जाम देना हो, जिसका भी एग्जाम देना हो, टीयर 2 का वो पेपर था। सपोज बेटा 2020 के जितने भी एरर आए थे मैंने सारे दिए, जितने भी फिलअप थे सारे दिए, जितने भी इंप्रूवमेंट थे सारे दिए। अब सपोज वो एरर थे बेटा 45, हाँ मेरे बच्चे 45 में से तूने 45 के 45 सही कर दिए। सोच उस दिन तेरा कॉन्फिडेंस कितना हाई होगा। उस दिन तू बोलेगा साला सीजीएल की कोई औकात नहीं सर, कसम है आपकी मैं पेपर निकालू। लेकिन मेरे बच्चे, तब तक अपने आप को आपको इतना लायक बना देना है, इतना लायक बना देना है कि इन क्वेश्चंस की औकात तुम्हारी नजरों में 2 कौड़ी की बन जाए। आप बोलो सर सारे क्वेश्चन सही जा रहे, क्योंकि जो पढ़ाया उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं बेटे, जो पढ़ाया उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे। और फिर सोचो, अगर तुमसे वो क्वेश्चन ना बने, मेरे बच्चे बुरा मत मानना, तुमसे निकम्मा और नकारा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो। इस बात को याद रखिएगा। उस दिन तुम्हें इतना रोना आएगा, इतना गुस्सा आएगा खुद पे कि साला अपनी लाइफ के मैंने 5 से 6 महीने खराब कर दिए। काश मैंने सर का कहा मान लिया होता, हर क्लास को सीरियसली ले लिया होता, हर क्लास में रेगुलर रहा होता। तो मेरे बच्चे, हाथ जोड़ के बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हर टॉपिक में, हर क्लास में आप रेगुलर रहो। मेरा वादा है मेरे बच्चे, पहले से, मेरे से पहले तुम आंसर करोगे, जैसे यूट्यूब पर बाकी मेरे स्टूडेंट्स करते हैं। यूट्यूब पर करा रहा हूं बेटा मैं ये क्वेश्चंस। बाकी मेरे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने का सिलेबस हो गया, वो जो इनको आंसर्स कर रहे हैं, बस वो जो इनको आंसर्स कर रहे हैं, मैं चाहूंगा मेरे बच्चे आगे तुम भी करो। अभी 2 महीने बाद फिर सीजीएल है, 1 महीने बाद फिर सीजीएल टीयर 2 का पेपर है। मेरे बच्चे, मैं चाहूंगा जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो तो तुम एज्यूम करो, अगर ये 1 महीने बाद वाला तुम सीजीएल दे रहे होते, तुम उसकी कैसे धज्जियां उड़ा रहे होते। तुम आप उन चीजों को दोबारा देख पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा मेरे बच्चे कि आप इसका आंसर करो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं तुम इन बच्चे इनमें से किसी चीज का भी आंसर करोगे, ठीक है, हाँ, बट कब? जब आप उन चीजों को पढ़ लोगे, कि ये इन चीजों को पढ़ लोगे। इसमें से सपोज करो कोई प्रोनाउन से एरर आया हो, ठीक है, और मैं बोलूं बेटा ये प्रोनाउन का एरर है, तुम बताओ इसको क्या है। हाँ, तुमने बोला हाँ सर मैंने बता दिया ये है, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ बेटा सही, इसमें प्रोनाउन के एरर है बेटा। जब मैं तुम्हें करा दूंगा ना, देखो ये प्रोनाउन का एरर है, अभी नहीं करोगे, सिलेबस के बाद दूंगा तुम्हें क्वेश्चन, ये प्रोनाउन का एरर है, देखूंगा फिर तुम इसे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कि माइंड को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे। ठीक है बेटा, चलिए आइए वापसी कर दें। तो ये समझ गए मेरा पर्पस क्या था बेटा उस पीडीएफ को दिखाने का? आप में फूंक भरना, आप में वो गुस्सा भरना कि हाँ मुझे प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन सोल्व करना है और एक एक क्वेश्चन मेरा सही होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। डन है। अब आओ आगे बढ़ते हैं बेटा, वापसी आते हैं इन टॉपिक्स पे। तो हमने इनको लिखा, चलिए, तो पूरी मेहनत लगानी है, आपने कुछ नहीं करना, आप मेरे साथ रेगुलर रहना है, कुछ नहीं करना बेटा, सब मैं करके दूंगा आपको। आइए रेगुलर यहां भी, यूट्यूब पर, वो कैब की क्लास में भी, ठीक है, हर जगह कि आपके साथ है सर। देखो बेटा, ये तो बहुत आसान हो गया। तो आपने क्या देखा कि हमने चालू किया बेटा कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में क्या होगा? कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन कौन करता है सर? कंपैरिजन कंजंक्शन करता है एज। कौन सा कंपैरिजन कंजंक्शन होता है? एज। ठीक है,
वेरी गुड। अब एक कंपैरिजन कंजंक्शन और होता है, आप इसी के नीचे अगला एग्जांपल लिखोगे बेटा। कई बार आप ऐसे नहीं पढ़ते हो बेटा, ही इज, हाँ, ही इज स्मार्टर, हाँ, देन आई या मी। क्या करोगे बेटा? ही स्मार्टर देन आई या ही स्मार्टर देन मी, क्या करोगे बच्चा? बताओ, बताइए यहां पर क्या होगा? चलिए, किस किस का कंपैरिजन है बेटा? किस किस का कंपैरिजन हो रहा है मेरे बच्चे? ही स्मार्टर देन आई या ही स्मार्टर देन मी, किस किस का कंपैरिजन हो रहा है? हाँ, ये अभी चला है ना, ठंडा नहीं कर रहा है। किस किस का कंपैरिजन हो रहा है? वेरी गुड। किसका कंपैरिजन हो रहा है बेटा? ही का। तो ही क्या है मेरे बच्चे? सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्ट से ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ही स्मार्टर देन आई, वो मेरे से स्मार्ट है। अगर वो मेरे से स्मार्ट है तो क्या मैं स्मार्ट नहीं हूं? नहीं सर, वो इंसान भी स्मार्ट है, वो इंसान भी स्मार्ट है, बट वो ज्यादा स्मार्ट है। इसका मीनिंग यही तो हुआ। तो बेटा सब्जेक्ट का किससे कंपैरिजन हुआ? सब्जेक्ट। तो क्या आया? आई। वेरी गुड। तो ये तो कुछ ऐसे ही समझ लिया बेटा हमने, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन। जरा इसके पीछे का भी लॉजिक देख लें एक बार। देखो बेटा, अगर आप इसके पीछे का लॉजिक देखोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे बच्चे, ही इज, साथ साथ कॉपी करना बेटा, ही इज स्मार्टर देन आई एम, ही स्मार्टर देन आई एम। तो वो ज्यादा स्मार्ट है जितना कि मैं हूं उससे। तो जितना कि मैं स्मार्ट हूं वो उससे ज्यादा स्मार्ट है, तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो गया वो। वेरी गुड। तो क्या देखा बेटा? ये एडजेक्टिव हुआ, ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ। हाँ, तो एक सेंटेंस ये हुआ, ही स्मार्टर। हाँ, देन आई एम भी एक सेंटेंस हुआ। तो इस बार ये THAN वाला जो हुआ ये क्या हुआ बेटा? कंजंक्शन। बहुत ही अच्छे। और कौन सा कंजंक्शन हुआ बेटा? कंपैरिजन कंजंक्शन। इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्त कि कंपैरिजन कंजंक्शन दो होते हैं बेटा। एक तो कंपैरिजन कंजंक्शन होता है एज, और एक कंपैरिजन कंजंक्शन होता है देन। तो वो कब कब किस किस की बात कर रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड। तो आपने ये किया पहली प्रायोरिटी, और इसको दूसरी पेपर में आई तो, है ना बेटा? सही दोनों है। दोनों देता नहीं है वैसे, फिर मैं बता रहा हूं, कोई एक देगा, वो मी लिख के दे देगा, एरर कर लोगे आप, ऐसे कर लोगे। तो मैंने ही स्मार्टर देन आई एम, सिंपल सी चीजें बनी। डन है बच्चे? चलो, अब एक बार आप करोगे एक एग्जाम्पल। मैंने लिखा बेटा शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन ही या देन हिम। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन, ठीक है, और आगे है ही या हिम। बताओ। क्या होगा बेटा? वेरी गुड। तो आपने बोला शी इज मोर इंटेलिजेंट देन ही। डन। बताइए, कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। सो बेटा फाइनली आपका खत्म हुआ, आपका खत्म हुआ टू पीपल का केस। अब मैं कौन से पीपल का केस कराऊंगा? 3। तो इसका मतलब यह भी ध्यान रखना बेटा, ही स्मार्टर देन आई एम, ही इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन ही। समझ रहे हो ना मीनिंग? चलो एक और एग्जांपल आपको लिखवा। अब अगर मैं ये करूं, इसके बाद का एग्जांपल है बेटा, अगर मैं ये लिखूं शी इज रिचर देन आई या मी, तो आप क्या करोगे बेटा? आई करोगे। तो इसका मीनिंग यही तो निकलता है बेटा। इसका मतलब ये हुआ शी इज रिच, हाँ,
आई एम रिच, हाँ, बट ज्यादा कौन है वो, ऐसा साइन बनेगा ना। उसका क्या मतलब था, शी इज रिच आई एम रिच बराबर, इसका मतलब वो ज्यादा है, वो कम होती तो ये मोर देन का साइन आ गया। तो आपको नहीं लग रहा बेटा इसका मतलब यही तो है, वो अमीर है मैं अमीर हूं लेकिन वो ज्यादा अमीर है ना। अगर आप पूरी की पूरी बात को फैलाकर बोलोगे तो क्या बोलोगे बेटा, ये चीज। तो शी इज रिचर देन आई, तो आप क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे, वेरी गुड, आप बोलोगे सर शी इज रिच आई एम रिच, हाँ, बट क्या हुई, वो ज्यादा हुई। तो उसको शॉर्ट में कैसे बोलते हैं, शी इज रिचर देन आई, शी इज रिचर देन आई। तो क्योंकि तुम भी तो सब्जेक्ट हो बेटा, तुम भी अमीर हो वो भी अमीर हो, तुम भी अमीर हो वो भी अमीर है, दोनों सब्जेक्ट हैं, बट वो ज्यादा अमीर है। वेरी गुड। तो ज्यादा अमीर दिखानी है तो क्या हो गया, रिचर। बराबर अमीर दिखानी हो तो क्या लिखते थे आप, अभी अभी देखा था ना, शी इज एज रिच एज आई। फिर क्या होता बेटा, शी इज एज रिच एज आई, या शी इज एज रिच एज आई एम। इसमें क्या होगी, वो बराबर अमीर होगी, इसमें ज्यादा अमीर होगी। तो ये चीजें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप लिख चुके हो बेटा। चलिए, तो ये था मेरे बच्चे टू पीपल का केस, कैसे आप कंपैरिजन करते हैं। डन। हाँ बेटा देखो, ये एडजेक्टिव तो मोर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब तो सब चीजें पहचान लो, कॉपी करिए आप। डन है बेटा, बहुत अच्छे। तो ये कमियां ज्यादा को दिखाता है, वो बराबर को। अब आगे सुनिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट केस क्या है बेटा, केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 1 कौन सा था हमारा, 2 पीपल। अब कौन सा आ गया बेटा, 3 पीपल। अगर 3 लोगों का जिक्र हो तो आपको कंफ्यूज वो कर देगा बेटा, 3 लोगों का जिक्र आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, कैसे कंफ्यूज करेगा, देखो चुटकू। अब आपका होगा इम्तिहान, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये कहता हूं ही लाइक्स, ठीक है, ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी मोर देन हर, ही लाइक्स मी मोर देन हर, ही लाइक्स मी मोर देन हर। तो अब यहां कितने आदमियों का जिक्र है बेटा, 3 का जिक्र है, एक ही का, एक मी का और एक हर का। मैंने कहा मुझे ज्यादा पसंद करता है हर से। इस बात का मीनिंग क्या है, क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है। तो आप क्या पाओगे बेटा, ही लाइक्स मी, तो लाइक क्या है बेटा, लाइक्स क्या है, वर्ब है, तो ये इसका ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ही किसको लाइक करता है, मुझे लाइक करता है, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट हुआ। ही किसको लाइक करता है, हर को लाइक करता है, वो भी ऑब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन बेटा ही किसको ज्यादा लाइक करता है, मी, मुझे ज्यादा लाइक करता है, आपने ये साइन लगा दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, कंपैरिजन किस किस का हो रहा है, सर कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो रहा है। कंपैरिजन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से हो रहा है कि सर ही मुझे भी लाइक करता है, ही हर को भी लाइक करता है, लेकिन ही मुझे ज्यादा लाइक करता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, अगर मैं इसको लिखूं, एक बात बताइए, कॉपी नहीं करना है, ये काटना नहीं है, आपको ऐसे लिखा रहने देना। 2 सेकंड के लिए सपोज करो इसे हटा दो, और 2 सेकंड के लिए तुम यहां एंड लिखने की कोशिश करो, उसको हटा दो, ठीक है, और 2 सेकंड के लिए तुम एंड सोच के देखो। अरे सर ये लग रहा है, जैसे एंड लगा के देखो, ऐसे लगेगा ही लाइक्स मी एंड हर, है ना, या हर एंड मी बोल दोगे आप, ही लाइक्स हर एंड मी, ही लाइक्स हर एंड मी, हां वो उसे और मुझे लाइक करता है ना। अगर मैं ये बोलूं बेटा तो क्या है, ही लाइक्स हर एंड मी, ही लाइक्स हर एंड मी, वो उसे और मुझे लाइक करता है, तो दोनों तो ऑब्जेक्ट हुए बेटा। लेकिन अगर मुझे ज्यादा करता है तो मैं क्या लिख दूंगा, मोर देन हर, तो ही लाइक्स मी मोर देन हर। वेरी गुड। तो इस सेंटेंस को अगर मैं मीनिंग में ऐसे लिखूं तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं हो गया बेटा, ही लाइक्स मी, हां, ही लाइक्स हर, हां, लेकिन तागिड़धा मोर देन, ही लाइक्स मी मोर देन ही लाइक्स हर।
ऐसे ही तो लिख रहे हो बेटा। अब ये जो ग्रेटर देन का साइन होता है उसी को हमने क्या बोल दिया, मोर देन। आप ऐसे सोच के देखो बेटा, ये सेंटेंस ऐसे ही नहीं बन गया, ही लाइक्स मी मोर देन ही लाइक्स हर। वेरी गुड। तो इसका मतलब दोनों को बराबर लाइक करता है? नहीं, मेरे को ज्यादा लाइक करता है। तो अब इसमें आपने क्या देखा, कॉमन क्या आ रहा है बेटा, ही लाइक्स कॉमन आ रहा है, ही लाइक्स कॉमन आ रहा है। तो मैंने इस ही लाइक्स को एक बार लिख दिया। जब मैंने इसे यहां से चुरा लिया तो क्या बचा, ही लाइक्स मी मोर देन हर। तो ये सेंटेंस क्या हो बेटा, सही हो। तो ये सेंटेंस क्या हो बेटा, सही हुआ। अगर पेपर में आया तो क्या होगा, सही, क्योंकि कंपेरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से। मोर यहां कंपैरेटिव डिग्री बेटा, एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, जिनको मोर का नहीं पता यहां क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। बताइए जी, कोई दिक्कत बेटा यहां तक? डन। तो ये सेंटेंस ऐसा तो लिखा नहीं जाएगा, ये तो ग्रामर तो है नहीं, सेंटेंस तो ऐसे लिखा जाएगा। ये इसका क्या है, मीनिंग है। ये इसका क्या है बेटा, मीनिंग है। ठीक है पुत्र, चलिए अब जरा ध्यान से सोचिए। अगर मैं इसे एक पहले एग्जाम्पल को ऐसे लिख रहा हूं और अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल सेट करूं, आप दूसरा कॉपी कीजिएगा। मैंने ऐसे लिखा बेटा, ही लाइक्स मी मोर देन शी। ओ हो। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं बेटा, बता, तो ही लाइक्स मी मोर देन शी। अरे सर यहां तो आपने हर लिखा था, वहां शी कर दिया। मैंने बोला करके देखो, क्या ये भी सही होगा? चलो बेटा चेक कर लेते, देखो ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। हाँ, अरे ये भी तो आपने सब्जेक्ट ही लिख दिया सर। अच्छा, इसका मतलब अब पसंद करने वाले दो हैं, इसका मतलब अब पसंद करने वाले दो हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर ये भी सही है? चलो चेक करते बेटा। अगर ऐसा हो कि ही लाइक्स मी, हा, और शी लाइक्स मी, भाई ही भी मुझे लाइक करता है, शी भी मुझे लाइक करती है। सपोज आप ये बोल रहे हो एक छोटी बहन और छोटे भाई का कंपैरिजन कर रहे हो, फिर ही लाइक्स मी, शी लाइक्स मी, बट ही लाइक्स मी मोर देन शी लाइक्स मी। ऐसा भी तो हो सकता है छोटू मियां, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे बच्चे। ही लाइक्स मी मोर देन शी लाइक्स मी। वो मुझे लाइक करता है जितना शी मुझे लाइक करती है उससे ज्यादा। टारगेट था। आप ध्यान से सुनेगा बेटा, ध्यान से सुनेगा। तो आपने क्या लगाया, ही लाइक्स मी मोर देन शी, ही लाइक्स मी मोर देन शी। इसका मतलब क्या हुआ, ही लाइक्स मी मोर देन शी लाइक्स मी। अब इसमें से क्या कॉमन आया मेरे बच्चे, इसमें से कॉमन क्या आया, लाइक्स मी लाइक्स मी। लाइक्स मी और लाइक्स मी तो कॉमन आ गया। तो अब क्या बचा, क्या बचा, लाइक्स मी कॉमन चला गया। जब लाइक्स कॉमन चला गया तो ही लाइक्स मी मोर देन के बाद खाली क्या बचा, शी बचा। मोर देन के बाद खाली क्या बचा बेटा, शी बचा। तो ही लाइक्स मी मोर देन शी। अरे रियल लाइफ में तो दोनों बातें हो सकती हैं। कैसे बेटा, ही मुझे लाइक करता है हर से ज्यादा, ही मुझे लाइक करता है जितना शी करती है उससे ज्यादा। अरे पागल, दोनों के दोनों सही हुए। सो बेटा पेपर में दोनों आ गए? नहीं मेरे बच्चे, दोनों पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है, पेपर में कोई एक देगा, हर देगा या शी देगा। तो तुम एरर मत करना, मीनिंग निकालना। जो बच्चा मीनिंग निकालना नहीं सीखेगा वो पेपर में तोते उड़ेंगे। जो यहां पढ़ रहा था, देखो मेरे बच्चे, जिसने यहां रटा होगा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा तो ही है तो आई आ जाएगा, तागड़ा। ठीक है, उसका रट्टा किस में चल गया, दो पीपल में तो चल गया। लेकिन जैसे ही तीन लोगों का केस आया, उसने क्या रटा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा हर होगा। उस पागल ने यही कर दिया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा हर होगा। अरे पागल, दोनों सही है, दोनों सही है।
वेरी गुड। अब ऐसा एक एग्जांपल आपके लिए और सेट करता हूं बेटा, तो पेपर में दोनों सही है, हमें कोई एतराज नहीं, दोनों नो एरर होंगे। ठीक है बच्चे, दोनों एग्जांपल समझ आए, कॉपी हो गया। अब मैं लिखूं, अब देखना आपको इतना आसान लगेगा बेटा, ये एक एग्जांपल और लिखता हूं, तीसरा देखो। ठीक है, समझिएगा। मैंने बोला भाई साहब she knows him more than me, she knows him more than me। बताओ बेटा, ये सही है? और सही है तो इसका मतलब क्या है? मतलब हिंदी मत चिपकाना, वो उसे मुझसे ज्यादा जानती है, चाटा लगेगा खींच के। ढंग से मीनिंग बताओ इसका क्या है, जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मैं समझाता हूं वैसे मीनिंग बताओ बेटा। प्रायोरिटी को कुछ खेल नहीं है बेटा, यार प्रायोरिटी नहीं है, दोनों नो एरर है, प्रायोरिटी में नहीं देगा क्वेश्चन, दो सही आंसर नहीं देता बेटा एग्जाम में, वो बेफिक्र रहे। बताओ क्या करोगे आप? तो आप बोलोगे अरे सर ये रास्ता तो बहुत आसान हो गया, शी नोज हिम मोर देन मी, इसका मतलब ये हुआ बेटा शी नोज हिम, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, शी नोज मी, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, बट वो उसे ज्यादा जानती है, मतलब उससे ज्यादा जान पहचान है उसकी, या उसके नेचर को ज्यादा जानती है मुझसे, तो यार तो शी नोज हिम मोर देन मी, वो उसे मुझसे ज्यादा जानती, करेक्ट हुआ। तो क्या शी मुझे नहीं जानती? मुझे भी जानती है। तो क्या शी हिम को नहीं जानती? हिम को भी जानती, लेकिन ज्यादा किसे जानती है? हिम को। तो जैसे मैंने सिखाया था, आप कैसे लिखोगे इसे, कैसे लिखोगे बेटा इसकी डेरिवेशन, शी नोज हिम मोर देन शी नोज मी। वेरी गुड, वेरी गुड, हुआ ना बच्चा? चलो, अगर मैं हो रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, शी नोज हर हिम मोर देन आई, शी नोज, ठीक है, हिम मोर देन आई, ठीक है, मोर देन आई। तो जब आप इसे ऐसे लिखोगे तो आप इसका मतलब क्या निकल के चला? अरे सर ये भी सही है, इसका मतलब ये हुआ बेटा शी नोज हिम, हां, मोर देन आई नो हिम। शी नोज हिम मोर देन आई नो हर, या आई नो हिम। तो ये तो बना बेटा इसका, शी नोज हिम मोर देन आई, इसका मतलब बेटा अब शी भी उसको जानती है, मैं भी उसको जानता हूं, लेकिन शी उसको ज्यादा जानती है। तो शी उसे जानती है जितना मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा। तो शी नोज हिम मोर देन आई नो हिम। बातें समझ में आई बेटा? तो सेंटेंस तो ये भी सही हुआ। आया बेटा समझ? अब चलिए, तो मैं भी उसे जानता हूं, ऐसे पढ़ा करो, वो भी उसे जानती है, मैं भी उसे जानता हूं, वो ज्यादा जानती, ऐसे मीनिंग निकालो। वो उसे भी जानती है, वो मुझे भी जानती है, वो उसे ज्यादा जानती है, ऐसे मीनिंग निकालो। बहुत आसान है बेटा, विदाउट मीनिंग तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है। आसान हो गया? तो बहुत आसान सी चीजें, जब मैथ समझ लेते हो तो ये भी समझ ही लोगे मेरे बच्चे। इसमें कोई इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं बनता बेटा, ये नो एरर में आ सकता है, ये इंप्रूवमेंट में नहीं आता है। ठीक है बच्चे, ये इंप्रूवमेंट में नहीं आता। चलिए, तो ये नो एरर में आएगा, इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें आपको एक नई चीज मैं बताता हूं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझनी। हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कभी भी आप कई बार पढ़ते हो, हां तो इसी को देखो, इस पे एरो लगाओ, हां आप इस चीज को ऐसे लिख पाओगे,
शी नोज हिम, हाँ, मोर देन आई डू है, डू। सर ये कैसी वर्ब आ गई? नहीं, अगला सुनिए, आप ऐसे लिखा हुआ पाओगे, मतलब आप यहां आई भी लिख सकते हो या आई डू भी लिख सकते हो, मतलब एक वर्ब लिख सकते हो और वर्ब से पहले आई सब्जेक्ट लिख सकते हो। लेकिन आप क्या कहोगे? देखो सर, आपने यहां कहा था, आपने यहां कहा था ही स्मार्टर देन आई एम, तो आप एम लगा रहे थे, आई भी लगाओ एम भी लगाओ, दोनों सही है। तो आप सेम वर्ब लगवा रहे थे, ही के साथ इज, आई के साथ एम। हाँ, तो यहां ऐसा क्या हो गया सर, आपने नो लगानी चाहिए, आपने डू कर दी। आपने क्या किया? शी नोज हिम मोर देन आई डू है। सर शी नोज हिम मोर देन आई नो हिम, हाँ, तो ये नो क्यों नहीं लिखी आपने यहां? शी नोज हिम मोर देन आई नो, आई डू क्यों कर दी सर? मैंने बोला मैं बताता हूं बेटा, हमेशा ध्यान रखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का एक असूल होता है। वो असूल क्या होता है कि आप सेम चीज रिपीट करने को अवॉइड करें। अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ब। इसलिए आज एक कहानी आपको समझा रहा हूं, उसको दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। कहानी क्या है सर? मेरे बच्चे, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं आपसे एक पूछूं, डू यू लव द प्लेयर्स, क्या तुम उन प्लेयर्स से प्यार करते हो? डू यू लव द प्लेयर्स? आपने कहा यस, यस आई लव, ना 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 ना, यस आई डू, यस आई डू। कभी चेक कीजिएगा, और ये छोटी सी चीज मेरे बच्चे, मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक क्लिप बना के डाली थी कि कॉमन मिस्टेक्स हम जो करते हैं उनमें से बहुत कॉमन। मैंने बोला डू यू लाइक कॉफी? यस आई लाइक, ना 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 ना, यस आई डू। नहीं करना हो तो यस, नो आई डू नॉट। पास्ट हो तो यस आई डिड। ये कहानी आप दिमाग में बैठाओ। इसलिए क्या होता है बेटा कि जब तक इजेमार था तो इजेमार तो सेम रह गया, इजेमार वर्ब तो आपने सेम लिख दी बेटा, इज है या एम है या आर है, जैसे इज है तो ही इज लिख दो, इज है एम आता है आई एम लिख दो। लेकिन इसके अलावा अगर कोई वर्ब आपको ऐसी दिखाई देती है बेटा, उस सेम वर्ब को रिपीट ना करके आपको डू नजर आ जाएगी। ही होता सिंगुलर के साथ क्या आ जाती? डज नजर आ जाती। बहुत भयंकर क्वेश्चन है बेटा, बहुत भयंकर। पेपर में अगर मेरे बच्चे आपको ऑप्शन दे मोर देन आई नो और मोर देन आई डू, तो मेरे बच्चे मोर देन आई नो नहीं, मोर देन आई डू चुनोगे। ठीक है, कॉपी करना है, बिल्कुल कॉपी करना है मेरे बच्चे, ये नहीं चुनोगे। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं ये कहता हूं ही लाइक्स, हाँ, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन, हाँ, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन शी हो सकता है, या मोर देन क्या हो सकता है बेटा? शी डज, है कि नहीं मेरे बच्चे? हाँ, मोर देन शी लाइक्स मत करना मेरे बच्चे, लाइक्स की बजाय क्या करोगे? डज। पहली प्रायोरिटी इसको और दूसरी इसको, याद आया? तो यहां सेम वर्ब रिपीट नहीं करोगे। या तो बेटा ऑब्जेक्ट देखो, खाली शी लिख के क्यों छोड़ सकते हो? अंडरस्टूड है बेटा, ये वर्ब तो इसकी अंडरस्टूड है, तो या तो सी लिख के छोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि सी के बाद वर्ब क्या हो जाएगी? इसकी वर्ब क्या हो जाए? ऐसे ही लिखना है, वर्ब क्या हो जाएगी? अंडरस्टूड। यार वर्ब तो है ही, पता तो है ही। हाँ क्यों? अरे अंडरस्टूड है यार, लाइक है, पसंद करती है, तो अंडरस्टूड छोड़ दो। या तो ही लाइक्स आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम ज्यादा पसंद है जितनी शी को पसंद है। ठीक है, तो या तो लाइक को कॉमन ही छोड़ना, मत लिखो। क्यों? क्योंकि दूसरा अपने आप पहचान लेगा ये सब्जेक्ट वाली स्पेलिंग है, शी की है तो सब्जेक्ट वाली स्पेलिंग है, वो अपने आप पहचान लेगा, आपको वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने बोला ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन शी, या ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन शी डज, और शी और शी डज दोनों दे दी, तो शी डज को आप चुनोगे इंप्रूवमेंट में, है कि नहीं बेटा? डन बेटा, वही ना चीजें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा आपको 3% का भी केस बहुत आसानी से समझ आ गया।
आपको 3% का केस भी बहुत आसानी से समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं। डन है बेटा? अरे क्या बात है, अब टेस्ट ले लूं? टेस्ट ले लूं अब तुम्हारा? बहुत खेल लिया तुमने। तो आपके पास यहां दो चॉइसेस है बेटा, ठीक है। चलो अब तुम्हारा टेस्ट। अगर, हाँ, पहला एग्जांपल खुद बताओगे अब। अगर ये पेपर में ये आ जाए, ही लाइक्स, हाँ, ही लाइक्स हर मोर देन मी, क्या ये गलत है सही है? क्या ये गलत है सही है? बच्चा लिख रहा है सर आप नाम नहीं लेते क्यों? मेरा नाम लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे पढ़ाने से होगा मेरे दोस्त। और एक बच्चे का नाम लेके आप पूरी की पूरी कमेंट में बच्चा भर देता है मेरा भी सर, मेरा भी। एक कर लो, बाकी बुरा मानते। तो नाम लेने का क्या कनेक्शन है मेरे बच्चे? जिस दिन तेरा सिलेक्शन होगा मैं खुद बुलाऊंगा तेरे को, आ भाई इंटरव्यू दे, तेरा नाम पूरा लूंगा, यूट्यूब पे लूंगा। बट उस नाम से पहले कुछ लगा, पहले कोई पोस्ट कोई ओहदा लगा, बना अपना नाम। नो एरर हुआ बेटा, वेरी गुड। किस किस का कंपैरिजन हुआ छुटको? हर का इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब क्या हुआ? ही हर को भी लाइक करता है, मुझे भी लाइक करता है, लेकिन हर को ज्यादा करता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, अगर मैं लिख दूं बेटा ही लाइक्स हर, हाँ, मोर देन, मोर देन आई डू, वेरी गुड। और लगा के क्या लिख सकते हैं बेटा हम इसको अलग मीनिंग में? ही लाइक्स हर मोर देन आई। तो एक ऑप्शन है या दो ऑप्शन है? दो ऑप्शन है बेटा। अगर पेपर में दोनों आए तो इसको पहली प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है, इसलिए मैंने और लिखा है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा देखिएगा, अगर मैं पेपर में ऐसे दे दूं ही लाइक्स, हाँ, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन हर, ऐसे आ गए पेपर। चलो बेटा बताओ क्या ये चीज सही है? क्या ये एग्जाम्पल सही लग रहा है आपको पेपर में आ गया तो? क्या एग्जाम्पल सही लग रहा है बेटा पेपर में आ गया तो? चीज लग रहा है सही? क्या गड़बड़ लग रही है? इसका मीनिंग क्या हुआ? अरे तो अनर्थ है बेटा। ही लाइक्स ये सब्जेक्ट हुआ सर, आइसक्रीम तो ऑब्जेक्ट है बेटा, उसको आइसक्रीम पसंद है हर से ज्यादा, हर तो ऑब्जेक्ट है, तो हर से ज्यादा आइसक्रीम पसंद है। अरे पागल हो गए हो बेटा, हर से ज्यादा आइसक्रीम मतलब इंसान से ज्यादा आइसक्रीम पसंद नहीं छोटे। शी, या क्या कर सकते हो? शी डस। और पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी इसको। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। ओ ओ ओ ओ मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है चलो मेरे छोटू भाई, अगर मैंने बोला बेटा ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हर, बेटर देन हर, अब बताना बेटा क्या ये सही हुआ? ही स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हर।
करेक्ट हुआ। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है हर से बढ़िया, हर से बढ़िया। ओ भाई ये तो ऑब्जेक्ट है बेटा, कि इसका मतलब ही इंग्लिश भी बोलता है, ही हर भी बोलता है और इंग्लिश, अरे भाई साहब ये तो गलत हुआ। शी डज या शी डज या शी, करेक्ट है बेटा। चलिए जी, डन हुआ। तो आज आपने क्या सीखा? कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना किस किस का सीखा? अब आपको कंपैरिजन ये भी पता चल गया बेटा, दो लोगों के बीच कैसे होता है ये भी पता चल गया, तीन लोगों के बीच कैसे होता है। तो आपको ये सारा का सारा कंपैरिजन की नॉलेज आज हो गई। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन में कोई डाउट नहीं है बेटा। वेरी गुड। लेकिन इसमें यू को कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां तो तुम पहचान ले रहे हो हर ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे स्पेलिंग बदल रही है, लेकिन यू की तो स्पेलिंग सेम होती है। सो पुत्र इसी का नोट हम करेंगे कल, इसी का नोट हम कल करेंगे। क्योंकि कर लेना कॉपी, क्योंकि बेटा अगर आप सब्जेक्टिव केस देखते हो तो यू की स्पेलिंग, और ऑब्जेक्टिव केस देखते हो तो भी यू की स्पेलिंग सेम होती है। या कोई नेम हो बेटा, राहुल तो राहुल ही रहेगा ना, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट, तो उसमें कैसे पहचानेंगे हम वो कब क्या है? तो 3% के केस में, ठीक है, वेरी गुड, उस केस को आपको यहां से कल मेरे साथ देखना है। लेकिन मेरे बच्चे, आप में से वो बच्चा जिसकी इंग्लिश वीक है वो इस क्लास को दोबारा देखेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक बार में नहीं बैठेगी, वो तो घूम गया होगा यहां, ठीक है, वो इतना लॉजिकल नहीं पढ़ पाता। तो बेटा आज की क्लास आप दोबारा देखोगे, दोबारा अपने नोट से रिवाइज करोगे। और वो बच्चे जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है, सर हमको तो एक ही बार में समझ आ गया, तो आप सिर्फ नोट्स से रिवाइज करोगे, ठीक है। वो क्लास प्लस नोट से रिवाइज करें बच्चे जिनकी वीक है, और जिनकी अच्छी है वो सिर्फ नोट से रिवाइज करें, और कल मुलाकात करें। फिर इससे आगे पढ़ाऊं। दूसरी बात बेटा, अब आपकी क्लास क्या होगी? 7:30 बजे, ठीक है। तो अब हम कब मिलेंगे? 7:30 बजे। हर बच्चा उसी शिद्दत के साथ मुझे 7:30 बजे वोकैब की क्लास में मिले। मैंने पहले ही कहा था मेरे बच्चे, पहली क्लास में वादे करने वाले मुझे लाखों स्टूडेंट मिलते हैं, और अंत तक लड़ने वाले कुछ ही स्टूडेंट रह जाते हैं। इसलिए कुछ ही स्टूडेंट इंस्पेक्टर या वो रैंक ले पाते हैं जिसके लिए वो आए थे, सारे नहीं। पढ़ाते तो हम लाखों स्टूडेंट को हैं, ये लाखों सिलेक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि ये लाखों मेहनत नहीं करते। आज मैंने कहा जिनकी वीक है वो इस क्लास को 2 बार देखना, फिर आगे करना, ठीक है। मैंने कहा मेरे बच्चे जिनकी स्ट्रोंग है नोट से रिवाइज कर लेना। हाँ, अब जो मेरी मानता चला गया, जो अपने टीचर की मानता चला गया हर सब्जेक्ट वाइज, तो बेटा वो हर सब्जेक्ट में महान नहीं हो जाएगा फिर। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने कहा ना, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। जो सपने आप बुनते हैं वो यूं ही आपको नहीं मिलते हैं मेरे दोस्त, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। सो उस मेहनत के लिए तैयार रहिए। वो कैब की हर रात को क्लास है तो है, रिवीजन करना है तो करना है, लेनी है तो लेनी है। फिर उसमें चोचलेबाजी या बहानों के लिए कोई जगह नहीं रहती। सर मेरा डेटा खत्म हो गया, सर मुझे ये काम पड़ गया, मुझे ये करना था, वो करना था। बेटा ये बहाने ही रह जाएंगे जिंदगी में, कभी भी नौकरी ले ही नहीं पाओ, क्योंकि कठिन संघर्ष है जो लगातार करना है। 1-2 वोकैब की क्लास से नहीं बनेगी बात। और अब तो तेरे पास वो बहाना भी नहीं रहा, वोकैब याद नहीं होती। इतने प्यार से बुलवा बुलवा के मेहनत करके तुम्हें मैं वोकैब याद कराता। सो उस चीज की रिस्पेक्ट कीजिएगा, और हर बच्चा मुझे रात को लाइव दिखे, और जोश और जुनून के साथ लाइव दिखे, ठीक है बेटा। मैं सुबह 9:30 बजे लगा, 9 बजे से लगा पढ़ा हूं सुबह के, और मुझे रात के 11 बजेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं मेंस के बच्चों की क्लास लूंगा 8:15 से 9, फिर उनकी 10 से 11 रात को भी क्लास। तो बेटा मेहनत इतनी इतनी बेहतरीन कर दो कि रिजल्ट के आने से पहले तुम्हें रिजल्ट का पता हो कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो पुत्र जी, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो बेटा, ठीक है, और यूं ही मुस्कुराते हुए मेहनत करते रहो। तो रात को मिलते बेटा 7:30 बजे, अपनी वोकैब की क्लास नंबर 13 है शायद आज, ठीक है। खुश रहो मेरे बच्चे, ठीक है, और इसको रिवाइज करके कल मिलो। बाय बेटा।